हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन महाट्रांसको एंड महाडिस्कॉम असिस्टेंट इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड सुपर 30 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को अच्छी तरीके से देखना होगा और आपको जान के ये चीज़ें पता चलेगी कि ये सेशन के अंदर जो भी हमने क्वेश्चंस इंक्लूड करके रखे ये कंप्लीटली एज पर द IBPS पैटर्न हमने सेट करके रखे गाइस। और ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन रहने वाला है, लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले नोटिफाई करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे सेट करके रखिएगा, सो दैट आप कोई भी अपडेट जो है हमारे फ्यूचर अपडेट मिस ना कर सको। जो भी हम लोग सेशन अपलोड करते हैं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना रहता है, ठीक है। तो अभी मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा गाइस, आज के सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट को तो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं, सो दैट आपको जो बाइफर्केशन होता है अलग अलग टॉपिक्स का किस तरीके से IBPS एग्जामिनेशन में फ्रेमअप करके पूछता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा होगा तो वो भी आप जाके देख सकते हो। इसके लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं, या फिर डायरेक्टली वीडियोस के सेक्शन में जाके भी आप इसको स्क्रॉल करके इसको देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट सा सेशन है। हमने इसके पहले सेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर 30 क्वेश्चंस के साथ हमने कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया था। बिना किसी देरी के अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें, उसी के साथ मैं मेंशन करना चाहूंगा गाइस, जो फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन थे उसको हम लोग सीरीज के उसको हम लोग शुरुआत करते हैं, सो दैट आने वाले जो अपकमिंग सेशंस रहेंगे हमारे कॉन्सिक्यूटिव सेशंस, ठीक है, उसके अंदर जो है आपको थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अब क्योंकि 2023, 2022 एंड 2024 के जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इस साल डिप्लोमा कंप्लीट किया, ठीक है, प्रीवियसली डिप्लोमा कंप्लीट करके रखा है, जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जामिनेशन को कंसिडर करते हुए भी हमने इस क्वेश्चन के अंदर, इस सेशन के अंदर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया, ठीक है। तो उसको भी आपको स्किप आउट नहीं करना है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, द लैप वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर डैश करंट एंड वोल्टेज इन अ DC जनरेशन, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम लोग DC मशीन या फिर DC जनरेशन की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास DC मशीन में दो तरीके की हमारे पास में वाइंडिंग्स रहती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहला कौन सा रहता है, एक तो रहता है हमारे पास में लैप वाइंडिंग और दूसरा रहता है हमारे पास में वेव वाइंडिंग, ठीक है। लैप वाइंडिंग में जो हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं वो बराबर रहते हैं हमारे नंबर ऑफ पोल्स के, क्लियर है। ओके, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने रहते हैं, ठीक है, ये वेव वाइंडिंग में। जरूर ये कमेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके कॉन्सेप्ट जो उतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि जो लैप वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं ये जनरली हाई करंट्स के लिए होता है, ठीक है। ये जो वेव वाइंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं और लैप वाइंडिंग में जो बेसिक डिफरेंस रहता है कि जो लैप वाइंडिंग रहते हैं इट इज फॉर द हाई करंट, ठीक है, इट इज फॉर द हाई करंट एंड लो वोल्टेज, क्लियर है। सेम उसके अपोजिट का क्या रहेगा हमारे पास में वेव वाइंडिंग, जो हम लोग हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जो वेव वाइंडिंग के एप्लीकेशंस रहते हैं इट इज फॉर अ लो करंट एंड हाई वोल्टेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो हमारी लैप वाइंडिंग है ये सूटेबल है हमारी हाई करंट एंड लो वोल्टेज DC जनरेशन के लिए रिस्पेक्टिवली, क्लियर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बहुत बार सिंपल क्वेश्चंस में भी हमें दिक्कत जाती है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे, क्लियर है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, ये डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है गाइस। तो ड्यूअल पेयर पूछी गई नोड और ओपन सर्किट्स की डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नोड और ओपन सर्किट के ड्यूअल पेयर पता होना चाहिए, ठीक है। नोड का जो ड्यूअल पेयर होता है वो रहता है हमारे पास मेश, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हो, एक सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपको ऑप्शंस को सबसे पहले देखते हैं बराबर ही आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि वो आपका ऑप्शन जो करेक्ट आपने मार्क किया वो अगर किसी ऑप्शन में और उसके साथ जो बाकी कोई भी ऑप्शन में, तो आप डायरेक्टली उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने नोड का देखा, ठीक है, वो हमारे पास मेश है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बी में एंड ऑप्शन डी में भी ऑप्शन गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर अनदर ऑप्शन, ठीक है, अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमारे पास ओपन सर्किट की बात करें तो ओपन सर्किट का जो हमारा ड्यूअल होगा वो होगा हमारा शॉर्ट सर्किट, क्लियर है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए। अब देखिए, इसी के साथ जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस रहता है इसका ड्यूअल क्या रहता है, ये रहता है हमारे उसमें कंडक्टेंस, क्लियर है, ये रहता है हमारा कंडक्टेंस। ओके, वोल्टेज सोर्स है तो वो रहेगा हमारे पास में करंट सोर्स, ठीक है। अगर हमारे पास में नोड है तो मेश हो जाता है, सीरीज सर्किट है तो पैरेलल सर्किट हो जाता है, KVL है तो KCL हो जाता है, अगर थेवेनिन्स है तो वो हमारा नॉर्टन इसका ड्यूअल रहता है, क्लियर है, ध्यान में रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वो इंडक्टेंस आता है तो देन इट इज अ कैपेसिटेंस। ये इसकी ड्यूअलिटी पेयर सबको पता होनी चाहिए। बेसिक जो है बहुत बार वो मैच द पेयर के फॉर्मेट में वो क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं रिकमेंडेशन करना चाहूंगा गाइस, जो भी एस्पिरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपने
पॉज कर लेना है सेशन को, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क करने की कोशिश करना है, और मुझे आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 30 कितना आपने एक्यूरेट क्वेश्चन मार्क किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। क्लियर है? एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लास्ट अप्रिसिएशन गाइज। आपने वो जो प्रीवियस हमने सेशन कंडक्ट किया था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपने भर भर के उसको शेयर किया और उसको अच्छी तरीके से आपने लाइक भी किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके आज के सेशन को भी आपको लाइक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आया हमारे पास में कि पूछा जा रहा है मैकेनिकल लॉसेज जो होते हैं सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मशीन की बात करते तो उसके अंदर दो मशीन आती है। ठीक है, एक तो रहता है हमारे पास में अल्टरनेटर, ठीक है, एंड दूसरा रहता है हमारे पास में मोटर। क्लियर है? तो दोनों की आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। मोटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो पर्टिकुलरली मोटर ही बात होगी जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एंड वी गेट द मैकेनिकल एज अ आउटपुट। अब हमारे पास में मैकेनिकल लॉसेस पूछे गए सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है, वो कौन से होते हैं? उसके अंदर आते हैं हमारे पास में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। ठीक है, ये दो लॉसेस हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। एंड अगर आपको पूछा गया कि व्हाट आर द टोटल आयन लॉसेस, ठीक है, सो इट इंक्लूड्स एडी करंट लॉसेस प्लस हमारे कौन से लॉसेस आते हैं? उसके अंदर आते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। क्लियर है? मैकेनिकल लॉसेस के अंदर आते हैं हमारे पास फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एंड अगर आपके पास स्ट्रे लॉसेस पूछा गया, व्हाट आर द स्ट्रे लॉसेस, तो स्ट्रे लॉसेस के अंदर आ जाएगी हमारे पास में आयन लॉसेस, ठीक है, प्लस मैकेनिकल लॉसेस। क्लियर है? अब देखिए हमने तीन चीजें पढ़ ली, व्हाट इज द मैकेनिकल लॉसेस, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस, ये हो गया। ठीक है, और ये अगर हम लोग इसको फर्स्ट मार्कअप करते हैं इस इक्वेशन को, ये आयन लॉसेस हो गया। ठीक है, ये अगर हमारा मैकेनिकल लॉस, ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो जो स्ट्रे लॉसेस होते हैं उसके अंदर कौन से इंक्लूड रहते थे उसके अंदर, वो रहता है हमारा आयन लॉसेस भी और मैकेनिकल लॉसेस भी। अगर मान लो गलती से आईबीपीएस ने इस तरीके से पूरे भी डिफाइन कर दिया व्हाट आर द स्ट्रे लॉसेस, तो उसके अंदर आयन लॉसेस, एडी करंट, हिस्टेरिसिस भी एडअप होगा और मैकेनिकल लॉसेस के अंदर हमारे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी कवर अप हो गए। चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको उस केस में कंफ्यूज नहीं होना है और वहीं पे आपको करेक्ट आंसर मार्कअप करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस काफी सिंपल रहते हैं लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाने के कारण हम लोग काफी कबार सिली मिस्टेक्स करके आते, वही हमें अवॉइड करनी रहती है। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अगेन सैग से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, ये ट्रांसमिशन के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। दो सपोर्ट्स है इक्वल लेवल पे और उसका जो टेंशन है ओवरहेड लाइन में वो इंक्रीज कर दिया गया टू द 2 टाइम्स। उस केस में उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ये हमारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके ए प्लस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ए प्लस मतलब क्या? असिस्टेंट इंजीनियर प्लस अबव के एग्जामिनेशन में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जहाँ पे आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा के इन सारे क्वेश्चंस को मार्कअप करना रहता है। ठीक है, अगर हमारे पास में दो हमारे पास में टावर्स है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर, लेट्स कंसीडर दिस टावर 1 एंड दिस एज अ टावर 2। ओके, ये होता है इसका कंडक्टर। ठीक है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं। ठीक है, सैग कहाँ पे होता है? ठीक है, दिस ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारे पास में सैग। लेट्स कंसीडर टू द एट दिस लेवल इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, ये जो होता है ये होता है हमारे पास में सैग। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों जो सपोर्ट है वो इक्वल लेवल पे, अब ये देखो इक्वल लेवल पे। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ कि टेंशन जो है, ठीक है, वो भी सेम है। अगर ओवरहेड लाइन में हमारा क्या बताया गया, ठीक है, इफ द सपोर्ट्स आर एट इक्वल लेवल एंड द टेंशन इन एन ओवरहेड लाइन इज इंक्रीज 2 टाइम्स। ठीक है, अगर हमारा टेंशन जो है वो अगर हमारा डबल कर दिया गया, यहाँ पे क्या बात की जा रही है गाइस? ठीक है, सपोर्ट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सिर्फ टेंशन की बात की जा रही है। ठीक है, जो हमारा टी जो है वो अगर हमने डबल कर दिया, ठीक है, वो 2t अगर कर दिया तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये हमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि सैग का फॉर्मूला क्या है, सैग इज इक्वल टू WL² ये लर्न करके रखो। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है। वी कैन कंक्लूड, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। ठीक है, अगर टेंशन बढ़ा तो सैग कम हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये तो हमने कंक्लूजन कर लिया। तो अगर हमारा ये रिलेशन आ गया कि फर्स्ट सैग वर्सेस सेकंड सैग, ठीक है, लेट्स कंसीडर अगर हम लोग लिखते हैं S2 डिवाइड बाय S1 विच इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा? T1 डिवाइड बाय T2। तो हमें नेक्स्ट सैग पूछा गया इसलिए हमने S2 बाय S1 इस फॉर्मेट में लिखा। तो S2 क्या हो जाएगा हमारा? T1 डिवाइड बाय T2 मल्टीप्लाइड बाय S1। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट T1 था वो कितना हो चुका है? 2 टाइम्स ऑफ T1। ओके, तो T1 की जगह हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ठीक है, 2T1 की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1/T1, राइट? ऐसा नहीं, डायरेक्टली देखिए मैं मेंशन कर देता हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे हमने इनअप्रोप्रिएटली मेंशन किया। देखिए T2 जो है, ठीक है, वो 2 टाइम्स ऑफ T1 है, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो टेंशन है हमारा नेक्स्ट टेंशन T2 मतलब जो नेक्स्ट कंडीशन का टेंशन है वो हमारा ट्वाइस हो गया T1 से। ठीक है, देन वी हैव टू पुट दिस एज अ T2। ठीक है, ये जो वैल्यूज हमें T2 में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, T1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ T1 मल्टीप्लाइड बाय S1।
क्लियर है। तो अभी हमारे पास T1 और T1 कैंसिल हो जाएगा, वील गेट द फाइनल आंसर एज 1/2 टाइम्स ऑफ S1, ठीक है। मतलब जो हमारा नेक्स्ट सैग आया वो कितना आया, हाफ हो गया, ठीक है, फर्स्ट सैग से, क्लियर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द सैग डिक्रीजेस टू द हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। अब देखिए जरूरत नहीं था कि इतना सारा हम लोग मेंशन करके रखे, ठीक है, बट क्योंकि आपको ये फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से डेवलप होता है ये समझाने के लिए हमने इतना डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, क्लियर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। जो स्टूडेंट्स काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आ रहे हैं उनके लिए काफी चुटकी भर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो क्योंकि काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए W मतलब क्या होता है, वेट होता है, L मतलब लेंथ होता है, ठीक है, T मतलब होता है हमारा उसका टेंशन, क्लियर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते गए, अगेन वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, समझिएगा। एक हीटर है, रेजिस्टेंस है उसका 300 ohms, वो हमने कनेक्ट किया मेन सप्लाई पे 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। अगर हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उस हीटर के अंदर वो हो रही है 18 जूल्स की, तो हमें करंट कितना है वो हमें पूछा गया। बट ऑब्वियस है जो हीट का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इट विल बी इक्वल्स टू I², ठीक है, I² इंटू RT, राइट। यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका। अभी हमारे पास में R का वैल्यू बताया गया 300 है, ठीक है, करंट का वैल्यू पता करना है हमें, ठीक है, H का भी वैल्यू हमारे पास में बताया, राइट। अगर T का जो अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारा 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स, तो उसको हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इंटू 60 अगर हम लोग करेंगे तो इट विल टर्न आउट टू द 600 सेकंड्स, ठीक है। तो H का जो वैल्यू है हमारे पास में 18 जूल है, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे 18 इज इक्वल्स टू I² इंटू R का वैल्यू कितना हमारे पास है 300 मल्टीप्लाइड बाय T विल बी इक्वल्स टू 600, राइट। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो जो I का वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है वो रहेगा हमारे पास में 0.01 एम्पियर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको प्लीज प्रैक्टिस करनी है इसकी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और अगर आपको दिक्कत जा रही है कि सर ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग बात करें तो डेसिमल पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से क्विकली सॉल्व करें, तो इसके लिए भी हमने डेडिकेटेड वीडियो मेंशन किया है यूट्यूब पे। अगर आपको वो उसके लिंक नहीं मिल रही होंगी तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से टेक्निकल एग्जामिनेशन में शॉर्टकट वे से आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो भी मैं आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है, द नो लोड रेशियो ऑफ 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 2000/200 वोल्ट, ठीक है। तो नो लोड रेशियो बताया गया हमारे पास में और पूछा गया कि और मेंशन किया गया द मैक्सिमम फ्लक्स जो है हमारे कोर के अंदर हुआ है 0.05 वेबर्स। तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने हो गए ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखिए गाइस, एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है, जो RMS वैल्यू रहती है EMF की जो इंडेक्स होता है हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में, E1 वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं 4.44 इंटू F इंटू N1 इंटू 5M, ओके। सेम अगेन गोज टू द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो वो रहेगा हमारे पास में E2 जहाँ पे N2 का वैल्यू रहेगा, ठीक है। N2 क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, FM 5M जो रहते हैं, नॉट FM, इट इज़ अ 5M, ठीक है, ये सिंबल होता है 5 ग्रीक अल्फाबेट है। ये हमें हमारी मैक्सिमम फ्लक्स जो कोर के अंदर है, ओके, और F रहती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इससे हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो है हमारे पास E1 डिवाइड बाय N1 इक्वल्स टू E2 डिवाइड बाय N2, राइट, दिस वन इक्वेशन, ओके। जो हम लोग इक्वेट करेंगे तो वो कितना रहेगा 4.44 F इंटू 5M, ओके। तो ये है हमारा EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर का, जो हमें शो करता है हमारे EMF पर नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे सेम रहते हैं बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास में दोनों वैल्यूज है, विल पुट दैट, ठीक है, और हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। E1 का वैल्यू वी हैव गिवन एज अ 2000 वोल्ट, ठीक है। E2 का वैल्यू इज गिवन एज अ 200 वोल्ट, ओके, एंड 5M का वैल्यू जो गिवन है इट इज अ 0.05 वेबर, ओके। तो हमारे पास में E1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, N1 विल बी इक्वल्स टू, ओके, E1 डिवाइड बाय 4.44 F5 ओके। अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो कितना आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 4.44 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है, एंड 5M का वैल्यू 0.05 विच टर्न्स आउट टू बी 180। सिंपल है गाइस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, यही मैं पूछा था, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज हाई इन डैश। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन को
फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के ही इसको स्किप आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 2 से 3 जो है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन अलग अलग मशीन्स में हो सकता है, ठीक है, कौन से मशीन में उसका क्या काम होता है या फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या परिणाम होते हैं उसके, ये भी आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे पूछा गया है द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज हाई इन डैश। अगर हम लोग जैसे ऑप्शन की ओर पढ़ते तो वहाँ पे हमारे पास बताया गया है बोथ इन आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल मेथड ओनली एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड, सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो वी हैव अ सम आइडिया कि यहाँ पे हमारे पास स्पीड कंट्रोल मेथड की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल की बात करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं हमारे पास बैक ईएमएफ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं हमारे पास फ्लक्सेस से, ठीक है। तो ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल होती है, ठीक है, ये बिलो बेस स्पीड, अगर हमारे पास बेस स्पीड ये एन है इतना, ठीक है, तो बिलो बेस स्पीड के लिए हम लोग आर्मेचर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर हम लोग फील्ड कंट्रोल की मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो जो बेस स्पीड है, ठीक है, ये जो है मोर देन इट्स बेस स्पीड को हमें बढ़ाने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड में, जहाँ पे जो हमारा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं वी माइनस आई इंटू आर ए डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करें अल्टीमेटली कि जो फ्लक्स को है, ठीक है, वो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर चेंज करें सो दैट हमारी जो स्पीड है उसकी मोर देन इट्स बेस स्पीड हम लोग चेंज करें, ठीक है। तो ये जो फील्ड कंट्रोल मेथड है उसके अंदर हम लोग फ्लक्स को वैरी करें। अब होता क्या है, ये जो फील्ड वीकनिंग मेथड में हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं वर्किंग फ्लक्स को सो दैट हमारी जो स्पीड है वो बढ़ सके, क्लियर है, हमारी स्पीड बढ़ सके। अब ये होता क्या है, अगर हमारा फील्ड करंट रिड्यूस हो जाता है तो हम लोग इसको सेटिस्फैक्टरीली कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या है, अगर हमने फ्लक्सेस को चेंज किया तो हमारी स्पीड जो है अबव द बेस स्पीड हम लोग वेरी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमने प्रोपोर्शनेटली फील्ड करंट भी चेंज किया तो। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट रहता है आर्मेचर फ्लक्स का वो मेन फील्ड फ्लक्स पे रहता है, ठीक है, वो भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, इस केस में। तो हमारा जो फील्ड वीकनिंग मेथड में है, ठीक है, वो जो हमारा आर्मेचर इफेक्ट है वो हमारा हाई रहेगा, ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड में, ठीक है। काफी डेफिनेटिव और काफी थॉरो क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे। हालांकि ये सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन पूछे भी गए थे, ठीक है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इंक्लूडिंग इट्स कॉन्सेप्ट्स इटसेल्फ, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन का एक नए क्वेश्चन, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं सर्किट से, नेटवर्क से, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा सर्किट पूछा गया, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी शोन इन द फिगर इज डैश, ठीक है। तो हम यहाँ पे टर्मिनल बताए गए रेजिस्टेंस के ए एंड बी, इसके अक्रॉस में जो थेवेनिन्स वोल्टेज है वो कितना रहेगा, ठीक है। अब देखिए थेवेनिन्स वोल्टेज जो रहेगा वो ये रहता है हमारे पास में VOC, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। नाउ वी कैन रीड्रॉ दिस सर्किट एज लाइक दिस, ठीक है, ओके। सिंपल है गाइस, थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए नेटवर्क्स की, ठीक है। ये टर्मिनल ओपन कर दिया हमने, ये भी टर्मिनल ओपन कर दिया। यहाँ पे पोलैरिटीज और ये प्रॉपर मार्किंग करना जरूरी होता है। लेट्स मार्क दिस एज अ 20 एम्पियर करंट सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे 11 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ओके। यहाँ पे माइनस प्लस 20 वोल्ट कनेक्टेड है। ये हमारे टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है। अभी ये हो गया हमारे पास में VOC, इसके अक्रॉस ही हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कहा गया है तो वही हमारा VOC हो जाएगा इस केस में, ओके। लेट्स कैलकुलेट दिस, लेट्स टेक द ब्लू कलर, राइट। देखिएगा अगर हम लोग इसको KVL लगाते एक लूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक ही करंट फ्लो होगा, बट ऑब्वियसली करंट यहाँ फ्लो होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है तो हमारा करंट जो है 20 एम्पियर्स का इस लूप में ही फ्लो होगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अगर 20 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, राइट, तो बट ऑब्वियसली 4 ओम से रेजिस्टेंस में से अगर 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा, वो 80 वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे हमारे पास सिंपल ओम्स लॉ रहेगा, V = I × R। करंट कितना है 20 एम्पियर्स का, एंड हमारे पास में जो 20 × 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे इस केस में ऐसा 80 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर है। तो 80 वोल्ट्स का यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इस लूप में KVL को, ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, सिंपल है गाइस। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं फ्रॉम माइनस टू प्लस कंसिडर करते हैं तो हमारे पास -80 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा देखिए गाइस, प्लस माइनस, ठीक है, VOC, ठीक है, -20
इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट मीन्स VOC की अगर हम लोग बात करते तो -80 एंड -20 हमारे अगर राइट हैंड साइड चले जाते तो वी विल बी हैविंग एज अ VOC एज अ 100 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जहाँ पे VOC का वैल्यू है एज पर द थेवेनिन्स थ्योरम वो है हमारा 100 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बहुत बार सिंपल सर्किट्स में गलत कैलकुलेशंस करके आते गए जो कि एक्चुअल में काफी सिंप्लीफाइड वे में पूछे जाते हैं। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और एक चीज बताना चाहता हूँ गाइस, रिमाइंड करना चाहता हूँ, अभी तक आपको सेशन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो जरूर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे में काफी मोटिवेशन मिलता है। देखिए गाइस, आपको सब्सक्राइब करना मतलब काफी एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन जैसे सेशन हम लोग अपलोड करते हैं उसका अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, जैसे अपने लास्ट सेशन पे आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा सा हमने प्रोवाइड किया, आपने देखा, ठीक है, अपने शेयर किया आपके दोस्तों के साथ में, ठीक है, उससे हमें पता चला कि आपको सेशन काफी अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है एंड हमने जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट सेशन भी ये डेवलप किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि हमारे किस तरीके से हम लोग जो हमारे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका इनपुट जितना ज्यादा रहेगा उसी के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे कैपिटोट्स के एप्लीकेशन, कैपिटोट्स के चैनल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम लोग क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर अ ओवरहेड कंडक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। इनमें से ओवरहेड कंडक्टर के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करते थे, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है, राइट। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, लोअर कॉस्ट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ऑल ऑफ दिस। तो नॉट बेस्ड क्वेश्चन IBPS के काफी फेवरेट होते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन जो रहते हैं करेक्ट रहते हैं, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए चारों पढ़ने रहते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग ओवरहेड कंडक्टर की बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो वहां पे जो है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई नहीं होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बट ऑब्वियस रीजन से उसका हाई होना चाहिए, कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल है। और अगर हम लोग बात करें तो उसका जो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए, सो दैट जो वेट पर वॉल्यूम है, क्या में हमने कहा वेट पर वॉल्यूम, वो हमारा जो है वो कम रहेगा, ठीक है। समझ लो तुम्हाला ऑप्शन बी या प्रश्नाचं करेक्ट उत्तर होतं। अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत बघा, ठीक है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन इज द इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा एम्पियर्स। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज डैश। एज सिंपल एज दैट गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। I इज इक्वल्स टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये इक्वेशन रहता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन का। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स कंसीडर दिस इज अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, राइट। लेट्स ड्रॉ इट वेरी नीटली, ओके। पाई 2 पाई, एक कंप्लीट साइकिल कितने साइकिल्स की रहती है, एक कंप्लीट साइकिल, राइट। पाई 360 डिग्री की रहती है, बट ऑब्वियस, ठीक है। अगर आपने कहा इंस्टेंटेनियस, अब देखिए व्हाट इज इंस्टेंटेनियस। जिस टाइम पे भी आपने कहा कि अभी हमने इस टाइम पे करंट देखना है, तो ये टाइम पे भी हो सकता है, ये पॉइंट पे भी हो सकता है, ये पॉइंट पे भी हो सकता है, ये पॉइंट पे भी हो सकता है। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज होने वाली वैल्यू, ठीक है, विच इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। आपको कभी कम मिल सकती है, कभी ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे आपको ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2πf यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। IM से आपको जो है RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, एवरेज वैल्यू वगैरह निकालने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। या फिर इसके बाद भी अगर आपको A लेवल के एग्जामिनेशन में जाते हो तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एज पर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हमारे पास में ये वैल्यू बताई गई है। अगर हमारे पास IM का वैल्यू निकल के आता है यहाँ पे, वो है हमारे पास 4 एम्पियर्स, ठीक है। पूछा क्या गया RMS वैल्यू, सिंपल सा है। एक आपको फंडामेंटल क्वेश्चन पता होना चाहिए गाइस, I/RMS इक्वल्स टू, ठीक है, IM/√2, ओके। अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते यहाँ पे IM का, तो IM का कितना है 4/√2, ठीक है। 4/√2 हमारा ऑप्शन में है क्या, नहीं, बट 2√2 है। अब देखिए किस तरीके से हमने लिखा, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2/√2, राइट। हम लोग इसको अगेन मूव कर सकते हैं। देखिएगा, मैं डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ गाइस, बहुत बारे सिंपल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। 2 को किस तरीके लिख सकते हैं गाइस हम लोग, √2 × 2, राइट, /√2। ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आएगा 2√2। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। ये काफ़ी फंडामेंटल सा क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है बहुत बार बच्चे इस तरीके से निकाल देते हैं और कन्फ्यूज होकर फिर से रीवर्क करना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है 4/√2 है, राइट। ये तो हमारा आ चुका है, लेकिन एग्जामिनेशन के पीयर प्रेशर में देखिए आंसर क्या है हमारे पास में। मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, 4/√2, ये डिवाइडेड बाय ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में
4√2। इतना जल्दबाजी में होते हैं हम लोग कि डायरेक्टली आंसर सी मार्क करके मूव कर देते हैं और हम लोग इतने सिंपल से क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, अब इसी के साथ आपको अगर आपको समझना होगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली IBPS के महाडिस्कॉम महाट्रांसको एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टॉपिक को आपको फोकस करना रहता है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे इस महाट्रांसको के डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के कंबाइंड थ्योरी प्लस MCQ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स को फायदा हो चुका है एंड डेफिनेट सी बात है आपके आने वाले नेक्स्ट मंथ के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसको आपका हेल्प मिलेगी। एंड ये सारे जो सेशंस है आपको विद इन कम समय के अंदर मैक्सिमम आपको स्कोर लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा तो हमारे पास 3D पावर प्लांट के सेशन काफ़ी हमारे पॉपुलर रह चुके हैं, जिससे हम लोग काफ़ी पावर प्लांट को जो है 3D मॉडल के साथ समझाते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारे पास डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, सो दैट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से क्रैक करना है सारे मेंटरशिप हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। कूपन कोड जरूर ध्यान रखिएगा, DISCOM75। अगेन आपको मैं बताना चाहूँगा विदाउट नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन आपका सिलेक्शन नामुमकिन है गाइस। मैं आपको नामुमकिन इसीलिए डायरेक्टली कह रहा हूँ क्योंकि जो है चाहे जितना 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, एक सर्टन लिमिट के बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वही आपको 80 क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना रहता है एंड दैट टू इन 120 मिनट्स। ठीक है, तो आपको 130 क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन 120 मिनट, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। इसी के लिए हमने 50 आवर्स का हमने एक्सप्रेस कोर्स लॉन्च करके रखा है डिप्लोमा ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, जिसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मराठी तीनों सब्जेक्ट एक ही हाइब्रिड कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे। ये वीडियो कोर्स है गाइस, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी और कॉन्सेप्ट एक ही साथ में पढ़ाए जाते हैं। इसका कूपन कोड है DISCOM50। इस कूपन कोड को यूज करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैपिटल्स का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एंड मोर ओवर इफ यू वांट कि आप DISCOM DISCOM इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए भी आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से टारगेट करो, तो हमारे इस महाट्रांसको की कोर्स को हम लोग महाट्रांसको की मॉक टेस्ट को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसके अंदर भी काफी क्वालिटी क्वेश्चन जो है हमने इंक्लूड करके रखे। एंड अगर मोर ओवर आपको इसके अलावा भी कुछ एडिशनल और क्वेश्चन चाहिए आपके डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, महाडिस्कॉम के लिए स्पेसिफिक, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम लोग आपके लिए जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे बेस्ट अभी तक की क्वालिटी मॉक टेस्ट आपके लिए जल्दी लॉन्च कर देंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर तक। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। ठीक है, आपको पता ही है इंडस्ट्री में जो भी हम लोग क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं काफी ज्यादा जो है रिजेंबल करते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, टिल देन अगर आपको अटेम्प्ट करना होगा तो आप ये मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया JFET, व्हाट इज JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इट हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स व्हिच इज IDSS is equals to 30 milliamperes, VGS offset equals to -5 वोल्ट एंड VGS is equals to -4.5 वोल्ट। तो हमें ड्रेन करंट की वैल्यू पूछी गई है, सिंपल है गाइस। ठीक है, तो पिंच ऑफ या फिर सैचुरेशन रीजन जो रहता है JFET में, तो उस केस में जो ड्रेन करंट बताया जाता है बाय शॉकलीस इक्वेशन। ठीक है, वो इक्वेशन क्या रहता है, ID is equals to, ये इक्वेशन भी आपको एज इट इज पूछा जा सकता है, IDSS। ठीक है, IDSS इन ब्रैकेट 1 माइनस VGS डिवाइड बाय VGS ऑफ। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको। अब डायरेक्टली जो ID का वैल्यू आप इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, IDSS का वैल्यू कितना है, 30 मिली एम्पेयर, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 माइनस VGS। ठीक है, वो कितना है, -4.5 डिवाइड बाय -5 इसका होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारे पास 0.3 मिली एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है? अब देखिए ये एग्जामिनेशन में क्या होता है, नॉट नेसेसरीली आपको एज इट इज न्यूमेरिकल पूछा जाए, बट आपको ये सिंपल सा इक्वेशन पूछा जा सकता है, शॉकलीस इक्वेशन। ठीक है, और ये कौन से रीजन में ऑपरेट करता है वो कॉन्सेप्चुअल भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन फ्रॉम द AC फंडामेंटल्स। Question is the voltage across the impedance Z is equals to 100 at an angle of 15 volt and the current through the Z is 20 at an angle of -45 amperes। ठीक है, तो हमें रिएक्टिव पावर पता करना है। ठीक है, रिएक्टिव पावर किससे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, cos phi या फिर sin phi से। ठीक है, sin phi दैट मीन्स ये रिएक्टिव पावर को हम लोग जब निकालते हैं तब VI के साथ हम लोग sin phi को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या फिर जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास एक्टिव पावर P किस तरीके से डिफाइन होगा, VI। ठीक है, P विल बिकॉज टू VI cos ऑफ, ठीक है, थीटा फाइव ई माइनस थीटा आई। ठीक है, फाइव नहीं हम लोग कहेंगे थीटा वी और थीटा आई। और अगर हमारे पास रिएक्टिव पावर आर की अगर मैं क्यू की वैल्यू अगर हम निकालें, आर कभी भी डिनोट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा कि रिएक्टिव पावर इट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में हम लोग आर से डिफाइन करते हैं। मुझे बताइएगा अपेरेंट पावर कौन से लेटर से डिफाइन करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्यू इज फॉर रिएक्टिव पावर, पी इज फॉर एक्टिव पावर, और तीनों के यूनिट्स भी मुझे बताओ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे पास वी आई साइन ऑफ। ठीक है, ठीक है,
अब देखिए हमारे पास में अपेरेंट पावर भी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है वोल्टेज और करंट की, उनके जो यहाँ पे एंगल्स है वो भी हमारे पास मेंशन है करंट और वोल्टेजेस के। तो हम लोग सिंपल सा है, ठीक है, वोल्टेज और करंट हमारे पास गिवन है। वोल्टेज इज इक्वल टू, अभी हमें रिएक्टिव पावर निकालना है, तो वोल्टेज इज 100 मल्टीप्लाइड बाय करंट इज व्हाट 20 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा वी, ठीक है, कितना डिग्री है 15 डिग्री, 15 माइनस ऑफ -45, ठीक है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर निकल के आता है Q इज इक्वल टू 1732 VAR। मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है वो आपको लर्न करनी होगी। जल्दी मैं आपको उसका कंपाइलेशन प्रोवाइड करा दूंगा गाइस आपके आने वाले सेशन के अंदर कॉन्जिक्यूटिव, कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट वैल्यूज लर्न करनी करके, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर इसको मार्कअप कीजिएगा। क्वेश्चन इज फॉर द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस 10 फैरेड, ठीक है, एंड 40 फैरेड कैपेसिटर्स आर, ठीक है, एफ दैट मीन्स फैरेड, ये किसका यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिससे रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या रहती है रेजिस्टेंस, ठीक है, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या रहती है इंडक्टेंस। क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स बताया है, उसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज गिवन है, ठीक है। हमें पूछा गया तो वोल्टेज अक्रॉस 10 फैरेड कैपेसिटर। अब देखिए 10 फैरेड का सिर्फ यहीं पे हमारे पास में बताया गया, ओके। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है दो चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे, कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कैपेसिटर का, प्लीज़ मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, उसको जरूर जाके देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटेंस हमारे पास में पैरेलल है, तो वी कैन ऐड दिस एज अ 8 फैरेड, ठीक है। ये तो हो गया, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये वोल्टेज के साइन क्यों बताएगा, ठीक है। डोंट कंसिडर इट एज अ वोल्टेज सोर्स। हम लोग देखिए जनरली बहुत बार क्या होता है, कुछ वोल्टेज कैपेसिटर्स को एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी हम लोग यहाँ पे कभी कभार मेंशन किया जाता है, ठीक है, या फिर एज अ वोल्टेज सोर्स करके भी डिफाइन किया जाता है। दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी, तो आप उसमें मत जाइएगा, सिर्फ आपको एज अ कैपेसिटर करके यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा इसका 8 फैरेड हो जाएगा, और यहाँ पे जो सीरीज में होने के कारण हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, विच इज 10 × 40 डिवाइड बाय 10 + 40 विच इज इक्वल टू व्हाट 10 × 40 विल बी इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 50, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 5 विच इज 8 फैरेड, ओके। ये दोनों भी आ चुके। अब देखिए इन दोनों का हमारे पास में कॉम्बिनेशन आ चुका है। तो अगर हमारा बात करते हैं हमारे पास C3 के अक्रॉस में वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से रहेगा, ठीक है। V विल बी इक्वल टू, ठीक है, 5 × या फिर देखिए डायरेक्टली मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। अगर हमने इस सर्किट को डायरेक्टली तो ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे 10 वोल्ट का है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट जो है दोनों का आ गया हमारे पास में 8 फैरेड का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया हमारा इक्विवेलेंट इसका, ये कितना है 8 फैरेड का। अब यहाँ पे 10 वोल्ट्स गिवन है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली इन दोनों में जो डिवीजन होगा वोल्टेज का वो इक्वल डिवीजन होगा। यहाँ पे भी 5 वोल्ट रहेगा एंड इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट रहेगा। सिंपल सा इक्वेशन है गाइस, ठीक है। इसको अगर हम लोग अगेन स्टैंडर्डाइज करते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज रहेगा, ठीक है, अक्रॉस C3, ठीक है, C3 दैट मीन्स विच विल बी इक्वल्स टू V विल बी इक्वल्स टू 5 × 40 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 10 + 40, ठीक है। इसका वैल्यू निकल के आता है 4 वोल्ट। एंड अगर हमारे पास अगेन हमारे पास C4 की वैल्यू निकालते तो इट विल बी इक्वल्स टू 5 × 10/10 + 40, राइट। इसका वैल्यू निकल गया 1 वोल्ट, ओके। तो हमारे पास में वोल्टेज अक्रॉस 10 फैरेड और 40 फैरेड की वैल्यू पूछेगी, तो वो रहेगी हमारे पास 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। जब देखिए यहाँ पे गलती से C4 आ गया गाइस, ठीक है, ये C3 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा C3 और C4 के अक्रॉस में, ठीक है। सॉरी हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा अक्रॉस द C3, ठीक है, या फिर V4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रहेगा हमारे पास 1 वोल्ट, और C3 के अक्रॉस में रहेगा हमारे पास 4 वोल्ट, ओके। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज सपोर्टेड बाय 2 सपोर्ट्स एट इक्वल लेवल इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्पैन इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। अभी हमें क्या पूछा गया है, हमें लेंथ जो है कंडक्टर स्पैन की वो दुगनी कर दी गई है, 2 टाइम्स बढ़ा दी गई, तो उस केस में सैग का क्या इफेक्ट होगा ये हमें पूछा गया। अभी हमने इसके पहले क्या था, टेंशन को बढ़ा दिया, अभी हमने लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है हमारे पास में सैग का अगर फॉर्मूला की बात करते हैं, S विल बी इक्वल्स टू WL² / 8T। ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो हमारा सैग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे लेंथ स्क्वायर से, ओके। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन अगर हमारा निकल के आया, तो हमारे पास अगर हम लोग फर्स्ट सैग है और सेकंड सैग का इक्वेशन निकालते कोरिलेशन, तो इट विल बी इक्वल्स टू L1 / L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो
S2 रहेगा इट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ S1। सिंपल है, तो यहाँ पे हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो सैग है, ठीक है, इट विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। दोनों भी एक मैंने कंडीशन बता दी, दोनों में से एक डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। मूव ऑन करते गाइस अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेज इन अ 3 फेज 4 वायर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव डैश। ठीक है, कोई भी एक स्टैंडर्ड वोल्टेज अगर हम निकालते हैं 2 फेजेस के बीच में 3 फेज 4 वायर सिस्टम का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो वो रहता है हमारा 400 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब मुझे बताओ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना रहता है और हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना रहता है, एंड प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेजेस क्या है, तो उस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते गए। इस क्वेश्चन है हमारे पास में द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द लोड कर्व टू द टोटल एरिया अंडर द रेक्टेंगल विच इट इज कंटेंट गिव्स द वैल्यूज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा लोड फैक्टर का। सिंपल सा है, ठीक है, लोड फैक्टर इज व्हाट, एवरेज लोड, ठीक है, डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। सिंपल सा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके लिए आपको जो मैं इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन ये सेशन में रिकमेंड करूंगा। इसको हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वो सेशन में जाके देखोगे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, जब से हमने सेशन को अपने अपलोड करके रखा है वहाँ से तब से लेकर अभी तक के हर एक एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। क्लियर है? बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बताया गया, या फिर वी कैन कंसिडर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे कम एनर्जी कौन कंज्यूम करता है गाइस, वो है हमारा PMMC टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू के लिए मेजर करने के लिए यूज होता है, इट इज फॉर अ DC ओनली। ठीक है, अब देखिए ये टिपिकली बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, जो भी हमारे पास ऑप्शन गिवन है, ठीक है, वो हमें उसके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसके अंदर सेंसिटिविटी भी ज़्यादा रहती है और उसका जो पावर कंजम्पशन है वो भी काफ़ी लो रहता है। ठीक है, एंड उसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहता है वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, BINA, बीना, राइट। ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज देखिएगा, काफ़ी सिंपल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ, सो दैट आप एग्जामिनेशन में उसको मार्कअप कर सको। क्वेश्चन इज विच ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्टली एसोसिएटेड विद द ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। ठीक है, ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बताया गया। अब देखिए यहाँ पे बताया गया ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग से ऑप्शन करेक्ट पता करना होगा, तो हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास है अ स्मॉल डायरेक्ट कपल इंडक्शन मोटर कॉल्ड पोनी मोटर इज यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग पर्पस ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। बट ऑब्वियसली हमने आपको बताया था कि सिंक्रोनस मोटर इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, इट इज नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। हम लोग अलग अलग मेथोडोलॉजी से उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग एक पोनी मोटर की मेथड, एक छोटी मोटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, वंस द सिंक्रोनस मोटर रीच द वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस स्पीड हम लोग उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसको एक हम लोग कहते हैं कि एक स्मॉल डायरेक्ट कपल इंडक्शन मोटर होती है, जो उसको हम लोग कहते हैं पोनी मोटर, हम लोग ऐसे स्टार्टिंग पर्पस इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर के लिए यूज करते थे। यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, बहुत बार पूछा जा चुका है। इन अ BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए जो इमिटर बेस्ड जंक्शन है वो कौन, उसकी बाइजिंग कैसे रहती है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन की बाइजिंग क्या रहती है, ये हमें पूछा गया। अब देखिए 4 ऑपरेटिंग रीजन रहते हैं, कट ऑफ, रिवर्स, एक्टिव एंड सैचुरेशन। ठीक है, तो जो इमिटर बेस्ड जंक्शन की जो बाइजिंग रहती है इन केस ऑफ एम्पलीफिकेशन पर्पस, ठीक है, तो वो रहती है हमारे पास में फॉरवर्ड बायस। ठीक है, एंड जो हमारा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रहता है वो रहता है हमारा रिवर्स बायस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। ओके, थ्योरी कोर्स के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है गाइस, ज़रूर जाके ज्वाइन करके आपके सारे डाउट्स को और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा कम समय आपके पास बचा है गाइस, एंड डेफिनेटली आपको कोर्स काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर देगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर। काफ़ी प्रूवन रह चुका है कोर्स। ठीक है, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, व्हाट इज अ कोर स्टेपिंग इन अ कोर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कोर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में कोर स्टेपिंग क्या होती है। ठीक है, इट इज़ अ मेथड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द मीन टर्न। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए जो कोर रहते हैं हमारे पास में, ठीक है, उसको जो हम लोग स्टेपिंग प्रोवाइड करते हैं उसके टाइप्स क्या क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि जो मीन लेंथ रहती है हमारी, ठीक है, वाइंडिंग्स को हम लोग कम करते हैं, इन टर्न्स हमारी जो कॉस्ट एसोसिएटेड रहती है उससे वो भी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन इज कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फ्रांसिस टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन से जुड़े हुए हमें 3 स्टेटमेंट बताए गए, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये हमें पूछा गया। फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन अ मीडियम हेड्स एंड 4 मॉडरेट डिस्चार्जेस, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एन एक्शियल इन रेडियल आउट टाइप ऑफ टर्बाइन, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन, डेफिनेटली करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन
ए और सी करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको टेंजेंशियल रेडियल फ्लो जो होता है उसके अंदर हाई, मीडियम और लो हेड के लिए कौन सी टर्बाइन यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग टेंजेंशियल की बात करते हैं तो उसके अंदर इंपल्स टर्बाइन, पेल्टर टर्बाइन आता है। एक्शियल की बात करते हैं तो कैप्लान प्रोपेलर टर्बाइन आता है। रेडियल की बात करते हैं तो वो रहती है हमारे पास फ्रांसिस टर्बाइन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इट इज एन एक्शियल इन रेडियल आउट टाइप ऑफ टर्बाइन, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज, आई डोंट थिंक ये हम लोग एक्सप्लेन भी करें, जस्ट जो भी अभी भी रिसेंटली डीईटी के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें, फ्रेशर्स की स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं मेंशन तो कर देता हूँ लेकिन इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। सिंपल आपको पूछा गया फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 7 ohms रेजिस्टेंस। ठीक है, 7 ohm रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, नक्कीच कमेंट करा, मी वाट पाहिजे तुमच्या कमेंटची। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज in a radial distribution system separate feeder radiates from the single substation and feeds the distributor at dash। ठीक है, देखिए जो टाइप ऑफ स्कीम्स रहती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसके अंदर आती है हमारे पास रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पैरेलल फीडर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या फिर रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो अगर लेट्स कंसीडर हमारे पास में रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेपरेट फीडर बताया गया कि सेपरेट फीडर रेडिएट्स फ्रॉम अ सिंगल सबस्टेशन और फीड करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, कितने एंड पे वो फीड करता है, वो सिंपल सा है, सिर्फ वो एक एंड में ही वो फीड करता है। ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होती है, जरूर पढ़ के जाइएगा। रिंग मैन हो, चाहे वो पैरेलल फीडर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो रेडियल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। विंड टर्बाइन विथ अ रोटर डायमीटर ऑफ 60 मीटर इज इंस्टॉल्ड एट अ एरिया विथ अ एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द विंड पावर डेंसिटी इन अ वाट पर स्क्वायर मीटर अज्यूमिंग दैट एयर डेंसिटी इन द एरिया इज 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए तो सबसे पहले तो विंड पावर डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, विच इज व्हाट, W इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2। ठीक है, रो, ये जो आपको P जैसा दिखाई दे रहा है, इट इज अ ग्रीक अल्फाबेट नोन एज अ रो, AB क्यूब। ठीक है सर, ये V क्या है, ये V वोल्टेज है क्या, नहीं, ये V जो होती है, ये होती है हमारी विंड स्पीड, इट इज अ विंड स्पीड। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इट इज अ विंड स्पीड। ए इज वॉट, ए होता है हमारे पास स्वेप्ट एरिया ऑफ अ ब्लेड। ये कर हमारा विंड टर्बाइन होता है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया रहता है इट इज नोन एज अ स्वेप्ट एरिया। ठीक है, एंड रो इज वॉट, इट इज अ एयर डेंसिटी। लेट्स चेंज द कलर एंड विल सॉल्व दिस इक्वेशन। राइट, तो हमारे पास में रो का भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, एरिया का अगर हम लोग वैल्यू निकालते तो एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रोटर का डायमीटर है विच इज यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो हमारे पास 60 मीटर्स का। ओके, तो हम लोग एरिया कैसे तरीके से निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर विच इज पाई इंटू 30 का होल स्क्वायर। इसका हमारे पास वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2827 आ जाता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये तो अगर हमारे पास एरिया आ गया, विल सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, विच इज व्हाट W। ठीक है, W विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू रो। रो का वैल्यू हमारे पास में बताया गया गाइस विच इज 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो वैल्यू है अभी ए स्वेप्ट एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, जो कि हमारे पास है 2827 मल्टीप्लाइड बाय V क्यूब। ठीक है, जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड, नॉट अ सेकंड स्क्वायर, विच इज 4। इसको अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 का क्यूब, ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है 135716। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अब देखिए किलोवाट है, यहाँ पे हमने वाट में निकाला था। ठीक है, 137 अगर हम लोग 135 के बाद डॉट देते तो हम लोग इसको किलोवाट में लिख सकते हैं। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए आपको एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर अभी ये तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आके किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, आपको गाइस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते आना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं आता तो मैं आपको सेशन रिकमेंड करूँगा, उसको जाके देखिएगा यूट्यूब पे, मैंने आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मुझे मांगेगा कमेंट बॉक्स में, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से टेक्निकल एग्जामिनेशन में इन सारे इक्वेशंस को, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते बीमार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान
ध्यान दीजिएगा। डिमांड फैक्टर क्या रेशियो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। आपको डिमांड फैक्टर किसके लिए यूज होता पता होना चाहिए गाइस, हम लोग कैपेसिटी जो है पावर प्लांट इक्विपमेंट की, वो हमें पता करने के लिए हम लोग डिमांड फैक्टर का यूज करते हैं, और ये उसका रेशियो रहता है, इट इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड कनेक्टेड लोड। बहुत बार यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है, और इसका जो रेशियो रहता है इट इज ऑलवेज लेस देन द 1। सेम आपको क्वेश्चन जो आपको हमारे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन इस सेशन में देखने को मिलेगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हमने हर बार मेंशन करके रखा है, 2 से 3 प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इट इज प्रूवन टिल डेट कि आपको ये पूछे जा चुके। क्लियर है? पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है, अगेन वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, सिंपल है, ये सिंबल ही आपको पूछा गया, और ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है हमारा एक्सऑर गेट का। अब देखिए आपको सिर्फ सिंबल पूछा जाएगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारा लेवल काफ़ी हाई हो चुका है इस 2024 एंड अबव एग्जामिनेशन के लिए, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होगा, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सऑर का ट्रूथ टेबल जो है स्टेटमेंट के माध्यम से बन सकता है, जैसे कि हमारे पास में हाई आउटपुट कब रहता है, लो आउटपुट कब रहता है, तो वो स्टेटमेंट दे देगा आपको 4 से 5, और उसमें से आपको पढ़ के आंसर मार्कअप करना होगा। हालांकि तो वो पूरा सारांश अगर हम लोग निकालते तो वो एक ट्रूथ टेबल ही होता है, लेकिन आपको उसको पढ़ के समझना होता है, यही आपका मेजर टास्क होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप देखिए एक्सऑर गेट का जो ट्रूथ टेबल कहता है हमारे पास, अगर दोनों हाई है या फिर दोनों लो है, या फिर अगर हमारे दोनों भी हाई है तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। दोनों में से कोई तो भी एक 1 होना चाहिए, ठीक है, बट दोनों 1 नहीं होने चाहिए, तभी जाके हमें आउटपुट जो है 1 मिलता है। इसका सिंबल होता है और ये होता है इसका ट्रूथ टेबल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, अगर यहाँ तक आप सेशन को देख रहे होगे तो, ठीक है। क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज नॉट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इनमें से कौन सा ब्रिज जो है हम लोग इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, तो वो है हमारा डी शॉर्टिस ब्रिज, ठीक है। तो बताइएगा डी शॉर्टिस ब्रिज किसके लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो हेज ब्रिज जो है वो हाई क्यू कॉइल के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो एंडरसन ब्रिज होता है वो लो क्यू कॉइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओवंस ब्रिज किसके लिए यूज होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, और डी शॉर्टिस ब्रिज किसके लिए यूज करते हैं। बट एज ऑफ नाउ करंट क्वेश्चन का आंसर है इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग डी शॉर्टिस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसका करेक्ट आंसर तो हालांकि मेंशन कर देता हूं, लेकिन इसका आपको डेसिमल इक्विवेलेंट पता करना है। ये कौन सा नंबर है गाइस, 11111, ठीक है, टू द बेस 2। ये जो 0 और 1 आते हैं ये रहते हैं हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। 63 आंसर आता है गाइस, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसको आप इंटू 2 टू पावर 0 इंटू 2 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 5, इससे मल्टीप्लाई करो आप, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। सभी की सम अप कर दो, आपके पास इसका आंसर निकल जाएगा। डेसिमल में उसका इक्विवेलेंट रहेगा 10 और 63। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन लेने का मकसद यही था कि मैं आपको ये सेशन रिकमेंड कर सकूँ। क्यों ये रिकमेंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने कैपिटोड्स के एप्लीकेशन कैपिटोड्स के यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड करके रखा है। अगर आपको पता नहीं होगा, हमारा कैपिटोड्स का एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लोग कंप्लीट नॉन टेक्निकल आपको प्रोवाइड करते गए, जो भी टेक्निकल एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। ये सेशन आपको जरूर जाके देखना होगा। यहाँ पे जो है आपको डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्सा, एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड है गाइस, आपके एग्जामिनेशन के पहले आपको अच्छी तरीके से देखना होगा, ठीक है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगेन सिंपल है। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जिसका रोटर रेजिस्टेंस है 0.05 ओम पर फेज, स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस है 0.4 ओम्स पर फेज। कैलकुलेट करना है एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस जो हमें रिक्वायर्ड लगेगा टू अटेंड द मैक्सिमम टॉर्क एट द स्टार्टिंग। आप देखिए मैक्सिमम टॉर्क एट द स्टार्टिंग, अगर आप में से स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से तो आपको इसकी कंडीशन पता होगी कि मैक्सिमम स्टार्टिंग के टॉर्क के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास R2 = X2, ठीक है। रोटर रिएक्टेंस = रोटर रेजिस्टेंस, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तब हमारे पास ये आ जाते हैं। अब क्योंकि जो हमारे पास में स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस का वैल्यू बताया गया विच इज़ 0.4 ओम, तो हमारा जो रोटर रेजिस्टेंस है विच इज़ R2 वो भी हमारा 0.4 ओम्स पर फेज होना चाहिए, ठीक है। वो किस तरीके से होगा, हमें क्या पूछा गया कि इसमें कितना एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा तब जाके मैक्सिमम टॉर्क जो है स्टार्टिंग में हम लोग अचीव कर पाएंगे। ये तो हमारे कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए R2 के अंदर, ठीक है, अगर हमारे पास R2 का वैल्यू अगर हमारे पास 0.4 क्रिएट करना है तो इन जो इसका इंटरनली जो हमारे पास में बताया गया है इनबिल्ट वो हमारे पास 0.05 ओम पर फेज है, ठीक है। प्लस अगर हम लोग R एक्सटर्नल की बात करें तो वो कितना रहेगा, ठीक है। 0.4 में से 0.05 माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा पास R एक्सटर्नल की वैल्यू निकल के आती है जो हमें रोटर रेजिस्टेंस ऐड करना होगा टू अचीव द मैक्सिमम टॉर्क एट द स्टार्टिंग, वो रहेगा हमारे पास 0.35 ओम पर फेज। ओके, क्लियर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन गाइस और इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर हो चुका।
बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द यूनिट ऑफ परमियंस। ठीक है, परमियंस किसका यूनिट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। ठीक है, परमियंस को हम लोग डिफाइन करते हैं एस से, विच इज 80 डिवाइड बाय वेबर, विच इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, वेबर, ठीक है, पर 80। ओके, ऑप्शन जो इसका डी है इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब देखिए हमने गलती से मेंशन किया कि एस इज डिनोटेड एज अ परमियंस। ठीक है, परमियंस क्या होता है मुझे जरूर बताइए, एंड व्हाट इज ये एस को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, और 80 बाय वेबर ये किसका यूनिट है। ठीक है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने जानबूझ के ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया, जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालॉजी होता है उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो भी सेशन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, परमियंस का किसका रेसिप्रोकल है, ये जो भी यूनिट्स है इसके आपके ऑप्शन के साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। ठीक है, ये क्यों आपको मैं टास्क दे रहा हूँ गाइस, हम भी आपको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब इसमें से जब आप इसके ऑप्शंस को मार्कअप करते हैं तब आपके जो है कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होते हैं व्हेन यू आर कमेंटिंग, सो दैट आपके रिवीजन काफ़ी अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर ये किसका यूनिट है। इन पांचों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये था गाइस हमारे सुपर 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएगा। ये हमारे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के थ्योरी प्लस एमसीक्यू कोर्स को आपको ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डिस्कॉम 75 कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। नॉन टेक्निकल के लिए जो हमारा कोर्स हमने लॉन्च करके रखा है उसके लिए कूपन कोड है डिस्कॉम 50, एंड मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर योर महाट्रांसको एग्जामिनेशन, जिसका कूपन कोड है मॉक 50। एंड अगर आप जल्दी से जल्दी आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की स्पेशल मॉक टेस्ट चाहते हो तो जरूर मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सेशन को आपको दोस्तों के साथ में शेयर करना है। हमारे चैनल कैपिटल्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहेगा सो दैट आपको इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम सेशन देखने को मिल सके। रिसेंट सेशन देखने के लिए आप इसको क्लिक करके देखिएगा। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और देखते भी हमारा नेक्स्ट सेशन जल्दी से जल्दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन।